Good morning everyone and welcome you all on the platform of Shaurya Academy. जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनरल स्टडी सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री की क्लासेज ऑलरेडी चल रही हैं। आज के हम ज्योग्राफी की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी का पैटर्न थोड़ा अलग होगा। आप जानते हैं ज्योग्राफी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इनमें बहुत सारी जो हैं टेक्निकल टर्म्स आते हैं, तकनीकी शब्दावलियाँ आती हैं। तो जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, पहले उनके रिलेटेड जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जो तकनीकी शब्दावलियाँ हैं, पहले हम उनका अध्ययन करेंगे। फिर क्या होगा, वो चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हमारी शुरुआत ऐसे होगी और साथ ही साथ मैपिंग हम अलग नहीं करेंगे। सामान्यतया होता है कि ज्योग्राफी आपकी बार समाप्त हो जाती है, फिर मैपिंग शुरू होती है, या मैपिंग पहले अलग से पढ़ा दी जाती है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मैपिंग भी रेगुलर इंटरवल पे करते रहेंगे। हर 1 या 2 लेक्चर के बाद हम साथ में मैपिंग करते चलेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो ज्योग्राफी की जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जो समझ बनेगी, वो समग्रता में बनेगी और फिर आपको इस सब्जेक्ट से डील करना बहुत ही इजी होगा और बहुत मज़ा आएगा आपको। क्योंकि एक बात और याद रखिए, ज्योग्राफी इज पार्शियली साइंस एंड पार्शियली ए पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। यह जितना विज्ञान का विषय है उतना ही मानविकी का भी, दोनों के बीच का ये बॉन्ड है और इसके लिए बहुत ही मज़ेदार विषय है। तो बहरहाल आज हमारी चर्चा होगी कि ज्योग्राफी क्यों एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वाई ज्योग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम ये जानेंगे एंड दैट्स व्हाई दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्लास इसी कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर ताले की एक चाबी होती है, लेकिन जो चाबी कई तालों को खोल देती है वो मास्टर की कहलाती है। तो आज का जो ये लेक्चर होगा, ये मास्टर की होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। यहाँ हम देखेंगे कि यदि हमारी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो क्या जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमारी ज्योग्राफी की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, क्या वो काम आएगी? जो हमारी ज्योग्राफी की जो समझ बनी है हमारे अंदर, क्या वो अन्य विषयों के अध्ययन में हमारी हेल्प करेगी? आज हम ये जानेंगे और यही कारण है कि आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। सिंपल टर्म में जानिए, ज्योग्राफी होती क्या है? क्या होता है भूगोल? जियो यानी पृथ्वी, अर्थ। यहाँ भी भू का तात्पर्य पृथ्वी से, भू का मतलब भी भूमि होती है, यानी पृथ्वी होती है। ग्राफी मेजरमेंट, यानी यदि एक सामान्य लहजे में कहा जाए तो किसी स्थान की भौतिक परिस्थितियों का अध्ययन क्या है? भूगोल है, ज्योग्राफी है। अब प्रश्न उठता है, क्यों? किसी भी स्थान की भौतिक परिस्थितियां जो हैं हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई कि वो एक पूरा विषय बन गया, भूगोल। और दूसरी बात, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन करके आ जाता है और अन्य विषयों में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अन्य विषयों को समझने में, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज्योग्राफी आपकी बहुत हेल्प करेगी। भूगोल से आपको बहुत ही मदद मिलेगी। इसका कारण क्या है? जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे ही वहाँ पे संसाधन होंगे, रिसोर्सेज होंगे
और वैसे ही वहाँ पे लाइफ होगी, वैसे ही वहाँ का लोगों का जीवन होगा। और आपको पता है कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी इस दुनिया में पैदा होता है तो जब तक उसका जीवन काल है वह कैसे जिया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक, एक पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हों, मछलियाँ हों या आदमी हो, हर कोई अपने जीवन स्तर को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। इसलिए किन परिस्थितियों में वो जीवन जी रहा है, किन भौगोलिक परिस्थितियों में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, आज हमारे जीवन स्तर को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? इकॉनमी का होता है, अर्थव्यवस्था का होता है। आप देख सकते हैं अपने अगल बगल चारों तरफ, चाहे घर में, परिवार में, समाज में या राष्ट्रों में देख लीजिए। संपन्न जो देश हैं उनका जीवन स्तर देखिए, जो निर्धन देश हैं, जो राष्ट्र बहुत गरीब हैं, उनका जीवन स्तर देखिए। अपने अगल बगल देखिए, जो रिच फैमिलीज हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और जो पुअर फैमिलीज हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ काफ़ी आपको डिफरेंट दिखाई देगा। यानी इकॉनमी जो है आज की, अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण, या यूं कहिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे जीवन स्तर को बनाने में। तो अर्थव्यवस्था अब दो तरह की हो गई। यहाँ पे देखिए कई स्तर होते हैं इकॉनमी के, लेकिन हम सामान्यतः यहाँ पे हम दो डिवीजन करते हैं केवल। एक इकॉनमी क्या होगी? प्रॉस्पेरिटी में होगी, और एक पॉवर्टी में। देखिए मतलब 1% प्रॉस्पेरिटी यानी जहाँ समृद्धि है वहाँ इकॉनमी का रोल क्या होगा, और जहाँ पॉवर्टी है, गरीबी है, वहाँ देखिए वहाँ इकॉनमी का रोल क्या होगा। प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि एवं पॉवर्टी गरीबी, निर्धनता। अब ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप 2 दशक पीछे जाइए, 20 साल पहले, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि गांव में एक दो ऐसे संपन्न व्यक्ति होते थे जिनके ऊपर गांव के बहुत गरीब लोग निर्भर होते थे। निर्भर होने का मतलब जब भी कभी ज़रूरत पड़ी उनके दरवाजे पे गए, उनसे कुछ उनको उधार मिला या हेल्प मिली, और उसके जो है उनकी जो भी दिक्कतें आती थी जीवन में उनसे वो लड़ते थे, और बदले में उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे, सेवा करते थे बराबर। और यूं कह लीजिए कि उनका शोषण होता था। अगला आदमी थोड़ी हेल्प तो करता था लेकिन उनका काफ़ी फायदा भी उठाता था। आज आप देखिए हर व्यक्ति के हाथ में थोड़ा सा ही पैसा पहुंचा, अपना जीवन खुद के दम पे जीने के लायक हुआ, तो उसका एक आत्मविश्वास का स्तर देखिए, आत्मसम्मान का भी स्तर देखिए, दोनों बढ़ा। दूसरी बात, इकॉनमी पे ही हमारी डेवलप होती सोसाइटी। कैसे? जहां पर प्रॉस्पेरिटी होगी, संपन्नता होगी, वहां की आप सोसाइटी देखेंगे आप लिबरल होगी, यानी उदार होगी। और जहां पर पॉवर्टी होगी, गरीबी होगी, आप वहां पर देखेंगे वहां का जो समाज होगा वो क्या होगा? वो थोड़ा कट्टरपंथी टाइप का होगा, वो परंपरावादी होगा, रेडिकल होगा। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी हमारी इकॉनमी का इंपैक्ट कहाँ रहा है? सोसाइटी के ऊपर।
ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी सोसाइटी, समाज। ये तो इम्पैक्ट हो गया इकॉनमी का सोसाइटी के ऊपर। पर अब हम यहाँ ये देखेंगे कि यह इकॉनमी जो है किस पर निर्भर कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण है यह। तो किस पर निर्भर करती है? रिसोर्सेज के ऊपर, संसाधनों के ऊपर। तो वहाँ के संसाधन कैसे हैं? उदाहरण के लिए लैंड यानी भूमि, भू संसाधन, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, मिनरल्स, खनिज, खनिज की उपलब्धता वहाँ पे कैसी है। अब देखिए, लैंड, भूमि, आप हरियाणा और पंजाब में क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि कॉफ़ी के बागान मिलेंगे आपको? या यूपी और बिहार में कॉटन की खेती होगी? आप कभी सोच सकते हैं ऐसा? नहीं। क्यों? एग्रीकल्चर किस पे निर्भर करता है? लैंड के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर, जलवायु के ऊपर और भूमि के ऊपर। किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार की जलवायु है, उस प्रकार की कृषि होगी, एग्रीकल्चर होगी वहाँ पे। और आपको मालूम है कि जो मेन पिलर हैं इकॉनमी के, उनमें से वो कौन कौन है आपके? एक आपका होता है क्या? एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री और एक सर्विसेज। अर्थव्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। कृषि पूर्णतः निर्भर करती है लैंड के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर, यानी भूमि की और जलवायु के। और भूमि और जलवायु दोनों का संबंध कहाँ से है? वो है आपके ज्योग्राफी से, भूगोल से। दोनों का अध्ययन आप कहाँ करते हैं? भूगोल में करते हैं। तो कहें कि आपको इकॉनमी यानी एग्रीकल्चर कैसी है, कृषि वहाँ पे किस प्रकार की हो रही है, यह जानना है, समझना है, तो आपको वहाँ के भूगोल के पहले परिचित होना पड़ेगा। आगे आइए, इंडस्ट्री पे आइए। इंडस्ट्री किन पर निर्भर करती है कि किस प्रकार के वहाँ पे मिनरल यानी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर वहाँ पे आयरन ओर है, लौह अयस्क हैं और कोयला है, तो स्टील इंडस्ट्री डेवलप होगी। वहाँ पे आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ में इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटी है और सेमीकंडक्टर के मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो इजीली आपकी क्या होगी? वहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। जो एग्रीकल्चर के लिए जो रीजन्स हैं, जो संपन्न क्षेत्र हैं, वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपकी डेवलप हो जाएगी। तो इंडस्ट्री भी किन पर निर्भर कर रही है? ज्योग्राफी के ऊपर। साथ ही साथ वहाँ वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन की उपलब्धता कैसी है? खेती के लिए भी और उद्योग के लिए भी, दोनों के लिए। यही बात आपकी सर्विसेज सेक्टर में भी आती है। फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटैलिटी को ले लीजिए, टूरिज्म को ले लीजिए, पर्यटन को ले लीजिए। आप वैसी जगह जाना पसंद करेंगे क्या जहाँ आपको आपके मनपसंद का भोजन न मिले, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो? आमतौर पर हम कब टूरिज्म को प्रमोट करते हैं? बहुत गर्मी है आपके यहाँ, तो आप कहाँ जाएंगे? जो ठंडे जो क्षेत्र हैं वहाँ जाएंगे, थोड़े कम ठंडे हों। बहुत ठंड वाले इलाके हैं तो कहाँ जाएंगे? जो थोड़े से गर्म हो, जो टेम्परेट रीजन हो। यही कारण है कि आप देखेंगे कि यूरोप में, चूँकि वो टेम्परेट रीजन में बहुत सारे देश आते हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है बहुत बेहतर डेवलप हुई वहाँ। आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो सर्विसेज के जो सेक्टर हैं वो भी कहाँ निर्भर कर रहे हैं? भूगोल के ऊपर। यानी आपकी पूरी जो इकॉनमी हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, किसके ऊपर आधारित होती है? वो होती है आपके भूगोल के ऊपर। यानी आपको कहीं की भी अर्थव्यवस्था यानी इकॉनमी का अध्ययन करना है तो आपको वहाँ के भूगोल से परिचित होना पड़ेगा। और यदि आप वहाँ के भूगोल से परिचित हैं तो फिर क्या होगा? आपके लिए जो है वहाँ की
इकॉनमी को समझना बहुत ही इजी होगा। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर इकॉनमी क्या होगी आपकी, रिच होगी, यानी उस रीजन में समृद्धि होगी, तो सोसाइटी कैसी होगी, लिबरल होगी, उदार होगी। वहाँ पर आप देखेंगे साहित्य, संगीत, कला, इनका विकास होगा। और जहाँ पे पॉवर्टी है वहाँ पर क्या होंगे, रेडिकल। वहाँ किनका डेवलपमेंट होगा, कट्टरपंथ का। अलग अलग तरह के रिलीजन आएंगे, एक रिलीजन के अंदर ही 10 तरह के रिलीजन पैदा हो जाएंगे। सबका उद्देश्य क्या होता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो किस तरह हमारे कंट्रोल में आ जाएं, ताकि हमारा जो ग्रुप है वहाँ पे वो डोमिनेंट हो जाए उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो यह कारण है कि जैसी इकॉनमी होती है वैसी ही सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, वैसा ही समाज बनता है। आप खुद भी देख सकते हैं, एक परिवार जब मान ली निर्धन है, उसका जीवन स्तर, और जैसे जैसे धन का आगम होने लगता है परिवार में, आप देखेंगे उसकी थिंकिंग भी बदलती है, रहन सहन बदलता है, खान पान बदलता है। मतलब पूरा एक रेडिकल रिफॉर्म आप देखेंगे उनके अंदर धीरे धीरे। तो यह जो है सोसाइटी का अध्ययन करना है आपको, तो वो भी परोक्ष रूप से निर्भर करती है कहाँ, भूगोल के ऊपर। एक और उदाहरण देता हूँ, आप गर्म जलवायु के क्षेत्रों के लोगों का देखिए, वहाँ के लोगों का मिजाज, और जो ठंडी जलवायु के क्षेत्र में जो लोग हैं उन लोगों का मिजाज देखिए, उनका रहन सहन, उनके रिचुअल्स, उनका पहनावा आपको टोटली अलग मिलेगा। तो समाज के अध्ययन के लिए भी आपको भूगोल का अध्ययन करना पड़ेगा। अब समाज में किनका निर्माण होता है, कल्चर, संस्कृति। एक उदाहरण दे रहा हूं, संस्कृति का विकास कैसे होता है। मुझे सुबह उठ करके गर्म पानी पीने की आदत है, तो क्या हो गई, मेरी हैबिट हो गई, मेरी आदत हो गई। मान लीजिए मेरे पूरे परिवार को यह हैबिट हो गई, यह आदत हो गई सुबह उठ के गर्म पानी पीने की, तो क्या हो गई, मेरी फैमिली हैबिट हो गई। मान लीजिए हमारे पूरे गांव में सबके अंदर जो है ये आदत हो गई सुबह उठते ही गर्म पानी पीने की, तो क्या हो गई, ये सोशल हैबिट हो गई। और जो सोशल हैबिट होती है 2-3 पीढ़ी के बाद क्या बन जाती है, कस्टम बन जाती है, परंपरा बन जाती है। और इस प्रकार वो आपकी संस्कृति यानी कल्चर का एक अंग बन जाती है। तो आप देखेंगे अभी परंपराएं किस आधार पर बनती हैं, वहाँ की इकॉनमी कैसी है, वहाँ के रिसोर्सेज कैसे हैं। आप देखेंगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के देवी देवता हैं। आप भारत में देख लीजिए, पहाड़ों में अलग अलग देवता हैं, मैदानी क्षेत्रों के देवता अलग हैं। मैं स्थान देवताओं की बात कर रहा हूँ, जो लोकल जो गॉड्स हैं, क्षेत्रीय देवताओं की बात कर रहा हूँ। मैं अभी धर्म पे नहीं जा रहा हूँ, वो अलग टॉपिक है। आप देखेंगे कि हमारे समाज में क्षेत्रीय स्तर पे भी देवी देवताओं की पूजा होती है। जैसे प्रयागराज में शम्या माई की पूजा होती है। आप ईस्टर्न यूपी के गांव में जाएंगे तो हर गांव में एक डीह बाबा होते हैं। वैसे ही आप राजस्थान में जाएंगे, बीकानेर में आप जाते हैं तो वहाँ करणी माँ की पूजा होती है। दक्षिण भारत में भी कुछ परंपराएं हैं, कुछ लोकल वहाँ के देवी देवता हैं अलग अलग। तो आप ये देखेंगे कि संस्कृति का जो निर्माण हो रहा है वो किन पे आधारित है, वहाँ की इकॉनमी, वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, उन सब के मिल करके क्या होता है, धीरे धीरे एक संस्कृति का निर्माण होता है। क्योंकि जैसी इकॉनमी होगी वैसी सोसाइटी होगी, वैसी नई नई वहाँ पे आदतें आएंगी,
और जो वो आदतें, जो मतलब जो ट्रेडिशन जो आएंगे, जो परंपराएं आएंगी, धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेंगी तो कई पीढ़ियों के बाद क्या हो जाती है, वहाँ की संस्कृति का एक अंग बन जाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भारतवर्ष में आप देखेंगे प्राचीन काल में जो विवाह होते थे दिन में हुआ करते थे, कुछ कारणों से रात में होने शुरू हुए और अब देखिए वो परंपरा ही बन गई, अब शादियां रात में होती हैं। हाँ, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए। तो भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, सामाजिक परिस्थितियां क्या हैं और आर्थिक परिस्थितियां क्या हैं, इन सब से मिलकर किनका निर्माण होता है, संस्कृति का। अब देखिए इसी इकॉनमी और इसी सोसाइटी से एक और चीज गवर्न होती है और वो है पॉलिटी, यानी वहां की राज व्यवस्था, राजनीति। जब पॉलिटिक्स को जब डिफाइन किया जाता है तो कहा जाता है जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ विल ऑफ सोसाइटी। ध्यान दीजिएगा, विल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की विल क्या है, उसका जनरल इंटरप्रिटेशन ही क्या है, पॉलिटिक्स है। आप देखिए राजनीति में कौन कामयाब होता है, जो पब्लिक की नब्ज को पकड़ने में माहिर होता है। एक जनता का, एक आम आदमी का माइंड सेट क्या है, वो क्या चाहता है, किस प्रकार की उसकी भावनाएं हैं, जो उनको भुना ले गया वो राजनीति में कामयाब हो जाता है। और जो उनकी भावनाओं से खेलता है या बदलने का प्रयास करता है, राजनीति में उसका पतन हो जाता है। अब जन भावनाएं भी आप देखेंगे किसी भी समाज की किस पे निर्भर करती हैं, वहाँ की आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी हैं और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, दोनों पे निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, गल्फ के देशों में जाइए, कुछ रिफॉर्म आने शुरू हो गए हैं, लेकिन क्या आप वहां उम्मीद करेंगे कि वहां संविधान चलेगा? नहीं, वहां शरीयत चलेगी। आप अमेरिका कनाडा में जाएंगे आप, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। सामान्यतः आप देखेंगे जहां पे प्रॉस्पेरिटी होती है, समृद्धि होती है, वहां पर डेमोक्रेसी बेहतर ढंग से डेवलपमेंट होता है वहां पर। हाँ, अपवादों को छोड़ दीजिए। और आप देखेंगे जहाँ पे गरीबी होती है, या तो वहाँ पे तानाशाही व्यवस्था आ जाती है या धर्म आधारित सत्ता का राज हो जाता है। तो पॉलिटी भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? आपकी ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इंपैक्ट कहाँ है? पॉलिटी के भी ऊपर है। और आपको पता है, सत्यम सर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि हिस्ट्री इज व्हाट? स्टडी ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। किसी स्थान विशेष के विशिष्ट समयांतराल में इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर एवं सोसाइटी का अध्ययन क्या है? हिस्ट्री है, इतिहास है। यानी स्पष्ट है कि जहां का जैसा भूगोल वैसा ही इतिहास। और आप लोगों को सत्यम त्रिपाठी सर ने भी बताया होगा कि हिस्ट्री शुड बी स्टडीड ज्योग्राफिकली। यानी यदि इतिहास में आपको समझ पैदा करनी है तो उसका अध्ययन कैसा होना चाहिए? भूगोल आधारित होना चाहिए। मतलब पहले वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखिए, तब समझ में आएगा कि वहाँ का इतिहास वैसा क्यों है। आप देखिए यूरोप का इतिहास देखिए, पैटर्न अलग मिलेगा। भारत का देखिए अलग मिलेगा, चीन का अलग मिलेगा, अमेरिका का अलग मिलेगा, अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ का अलग मिलेगा, जो खाड़ी के देश हैं उनका अलग मिलेगा। सबके जो इतिहास का जो पैटर्न है वो अलग अलग मिलेगा। और वो पैटर्न आपको कब समझ में आएगा? जब आप वहाँ के भूगोल से परिचित होंगे। तो यदि आपका भूगोल तैयार है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी है, तो हिस्ट्री भी आपको बहुत ही ईजी लगेगी
और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। तो यह जो है इम्पॉर्टेंस है भूगोल का, यह महत्व है। तो अंत में अपनी बात को मैं इस पंक्ति के साथ समाप्त करूंगा कि वाइल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड करेंट अफेयर्स आर द पिलर्स ऑफ योर प्रिपरेशन, ज्योग्राफी इज द फाउंडेशन ऑफ योर प्रिपरेशन। इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं समसामयिकी यदि आपकी तैयारी की स्तंभ हैं तो भूगोल आपके तैयारी की नींव है। यह महत्व है भूगोल का। कल से हम इसी समय भूगोल के लेक्चर शुरू करेंगे। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि पहले जो भी टॉपिक हम शुरू करेंगे उनसे संबंधित जो टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजीज हैं हम पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और अंत में एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ आप रेगुलर बने रहें और जो कुछ भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू किया जाएगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। थैंक यू वेरी मच।